गुरु महाराज और गुरु प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु महाराज की जो उस्तत है वो बखान करना बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि गुरु महाराज का जो स्ट्रेचर है वो बहुत बड़ा है। वो इस सृष्टि के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। और हम तो उनके सामने कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते, कुछ भी नहीं है हम उनके सामने। अगर हम ये कहें कि वो ओशियन है तो हम ओशियन में एक टाइनी ड्रॉप हैं। बट इतना शुक्रगुजार है गुरु महाराज का कि हम उनकी संगत है। ये हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि हम गुरु जी की संगत है। तो गुरु महाराज के साथ जो जर्नी अराउंड अक्टूबर में पता चला, और माध्यम बने अनु कपूर आंटी, जो कि मैं बेसिकली पंचकूला से हूँ, जो कि यहीं पे नजदीकी पंचकूला के नजदीक ढकोली है, वहां पे रहते थे। जब 3 साल की जर्नी होने के बाद अब पता लगता है कि गुरु महाराज तो बचपन से ही गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलती रही है, मुझे पता नहीं था। तो पहले मैं अपनी जर्नी जो है थोड़ा बचपन का शेयर करता हूँ, उसके बाद इसके आगे की जर्नी शेयर करूंगा। तो अगर बचपन से देखा जाए तो जर्नी, अगर मैं सोचता हूँ, डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ, तो बचपन में मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे घर के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश था। और मेरे माता पिता की गोदी के बाद जो मेरे को गोदी में डाला गया वो मेरे दादाजी की गोदी में डाला गया, जिनको कि गुरु गोविंद सिंह जी ने साक्षात दर्शन घोड़े पे आकर दिए थे। और तो शुरू से ही, बचपन से ही घर में माहौल भक्ति वाला था, और गुरु ग्रंथ साहिब में पूरी श्रद्धा वाला माहौल था। उसके बाद बड़ी यंग एज में ही मेरे को जॉब मिल गई थी, एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद एयरफोर्स में रहते ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, गुरु महाराज ने पूरी मेहनत कराई और बड़े अच्छे नंबरों से विद गुड मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन की। और उसके बाद अच्छी वाइफ मिली, और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता रहता था साथ में प्रॉपर्टी में। और मटेरियली गुरु महाराज ने, अगर मटेरियल जर्नी की बात करें तो मटेरियली गुरु महाराज ने काफी ब्लेस किया। और साथ में 2 बेटियां ब्लेस की। तो ये तो हो गया मटेरियल जर्नी का। एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, तो संगत जी 2015 में मेरा बोन मैरो ने प्लेटलेट बनाने बंद कर दिए थे। ऑलमोस्ट मेरे प्लेटलेट काफी कम हो गए थे। जब मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ तो 25,000 प्लेटलेट आए। और उसके बाद कुछ ही 1 डेढ़ महीने में प्लेटलेट केम डाउन टू 11,000 एंड सब्सिक्वेंटली इट केम डाउन टू 5,000 ओनली। और इन 10,000 प्लेटलेट्स के साथ मैं 2-3 महीने तक पूरे इंडिया के जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उनमें चक्कर लगाता रहा। बट गुरु महाराज की कृपा से ना तो मेरे को कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी और ना ही कभी ब्लीडिंग हुई। अदरवाइज जनरली अगर संगत जी किसी के प्लेटलेट्स 20,000 तक भी आ जाते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ था। वो अब मेरे को पता चलता है। तो वो इसके लिए जो प्लेटलेट तो हो गए थे, उसके बाद जो एच बी है, रेड ब्लड सेल्स, वो भी कम होने शुरू हो गए थे। और एच बी डबल डिजिट से 13-14 रहता था, इट केम डाउन टू 9। और तो जनरली इसको मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया एंड एमडीएस, माइलोडिस्प्लासिया सिंड्रोम। तो जो कि बाद में किसी स्टेज में आके इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर ओनली, जो कि बाद में ल्यूकीमिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बट मेरे को मेरी ब्रदर सिस्टर के सिबलिंग्स के मैच प्रॉपर नहीं हुए, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, तो 10 आउट ऑफ 8 थे। तो डॉक्टर ने बोला वी कांट टेक ए चांस, तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट कर दी। तो मेरे को एक बहुत बड़ा शौक लगा। मेरे को लग रहा था कि अब ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि डिजीज प्रोग्रेस कर रही थी और बोन मैरो के लिए मैच नहीं मिला और कोई डोनर भी नहीं मिला। तो मैंने गुरु नानक देव जी से अरदास की कि किसी तरह मेरे को आप, मेरी बड़ी बेटी उस टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में थी, कि मेरे को 3 साल की सिर्फ लाइफ में एक्सटेंशन दे दीजिए। और तो मैं ताकि मेरी बेटी 10th में हो जाए, इतनी हो जाए, और छोटी बेटी यूकेजी में थी, तो वो कम से कम एक थोड़े बड़े हो जाएं मेरे बच्चे। तो गुरु नानक देव जी ने बिल्कुल एक्सटेंशन दी, गुरु महाराज ने एक्सटेंशन दी। और मेरा संगत जी बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इंजेक्शन थेरेपी से ही पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट हुआ। और बड़े ही
सरप्राइजिंग रिजल्ट आए, डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी रिकवरी हुई और विद इन 6 मंथ के अंदर मेरी बोन मैरो ने नॉर्मल अपना काम करना शुरू कर दिया। स्लोली स्लोली प्लेटलेट केम टू नॉर्मल लेवल और बाकी पैरामीटर भी नॉर्मल आ गए। अब 3 साल बीते तो फिर हुआ कि नहीं अभी और टाइम चाहिए, तो फिर मैंने अरदास की गुरु महाराज को कि 2 साल और दे दीजिए कि बेटी 12th कर ले। तो जब एग्जैक्टली 5 साल होने वाले शुरू हुए तो तब मेरे को सितंबर में अक्टूबर में गुरु महाराज मेरी लाइफ में आ गए और अब उन्होंने एक्सटेंशन शायद बहुत लंबे समय के लिए दे दिया, गुरु महाराज को पता होगा। उसके बाद कभी आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आई एम टोटली हेल्दी। और इसके अलावा जो मैं जब 11th क्लास में पढ़ता था, 12th क्लास में पढ़ता था, तब एक बार मेरे को स्वप्न दर्शन में गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। तो इस तरह गुरु महाराज ने बेसिकली, भले ही मेरा ये हेल्थ इशू था, बट आज की डेट में उस हेल्थ इशू को मैं स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ही मानता हूँ। अब जब अनु कपूर और दिनेश कपूर अंकल आंटी के घर जब हम गए उनका पता करने के लिए, आंटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अब जलंधर वाले गुरुजी से जुड़ गई और मैं ठीक हो गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो किसी भी, क्योंकि हरियाणा पंजाब में, हमारे यहाँ पंजाब तो खासकर गुरुओं की धरती है, तो यहाँ बहुत गुरु हुए हैं, काफी गुरु हैं। चलो मैंने कहा किसी भी गुरु से जुड़े, तो जुड़ के अगर ठीक हो गए तो अच्छा है। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि साइकोलॉजिकल भी होता है कि जब आप भगवान की शरण में जाते हो तो आप वैसे ठीक हो जाते हो। तो इसके अलावा आंटी से जब मिले तो ना तो उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ और बताया, ना मैंने ही बताया, क्योंकि उनको भी गुरु महाराज के बारे में उस समय तक ज्यादा नहीं पता था, वो भी अभी जस्ट नए नए ही जुड़े थे। और सत्संग जी, मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ रहता हूँ, बट पता नहीं मेरा एक बार गलती से व्हाट्सएप स्टेटस पे प्रेस हो गया, तो उसमें देखा अनु कपूर आंटी ने गुरु जी के स्टेटस लगाया हुआ था व्हाट्सएप पे। तो मेरे को पता नहीं चला कि ये गुरु जी है, मैंने सोचा पता नहीं कोई होंगे रिलेटिव या कुछ होंगे, इन्होंने क्यों स्टेटस लगाया। फिर बाद में एक बार स्टेटस पे गुरु जी लिखा हुआ था, तो मेरे को पता दिमाग में आया कि ये गुरु जी हैं। तो मैंने थोड़ा नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, जलंधर गुरुजी ऐसे डाल के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया, बट कुछ नहीं पता चला। आंटी फिर दोबारा स्टेटस डालते रहते थे, स्टेटस आते रहते थे, तो वन फाइन डे कुछ ही दिनों के बाद नेट पे गुरुजी एक सत्संग चल रहा था, उसमें गुरु महाराज प्रसाद दे रहे थे। तो मैंने सोचा ये तो सारे गुरु करते हैं, नॉर्मल है, कुछ नहीं। फिर आंटी स्टेटस लगाती थी, फिर मैं देखता था। तो देखते देखते यूट्यूब पे एकदम अचानक पहुंच गया, तो मैंने 2-3 सत्संग सुने 2-4 दिन के अंदर, तो उससे गुरु महाराज की ब्लेसिंग से के बारे में पता चला, बट वो ब्लेसिंग्स मटेरियल ब्लेसिंग्स वाले सत्संग ज्यादा थे। एनीवे, वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई। और अब मन में गुरु जी के स्वरूप के बारे में पता चला, गुरु जी की सेवा के बारे में पता चला, तो मन में एक मैग्नेटिक पुल हुआ बहुत ज्यादा कि गुरु महाराज के स्वरूप के दर्शन करें। किसी संगत के बारे में यहाँ नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था स्वरूप कहाँ से मिलते हैं, सत्संग कहाँ पे होता है, कुछ नहीं पता, सिर्फ 2-3 सत्संग ही सुने थे यूट्यूब से। तो ऑफिस से एक दिन मैं घर में आ रहा था, मैंने उससे पहले मैंने देख लिया था कि चंडीगढ़ में यहाँ पे ट्रिब्यून चौक के पास इंडस्ट्री एरिया में एक शिव मानस मंदिर है, उसके अंदर गुरु जी का एक छोटा मंदिर है। तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे तो गुरु महाराज का स्वरूप जरूर होगा, अगर वहां पे सत्संग हुए हैं तो कुछ आइडिया वहां से मिलेगा। तो मेरी गाड़ी, संगत जी वॉन्ट बिलीव कि मेरा स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैंने वहां जाना है, बट आते आते, ऑफिस से आते, मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल नहीं रहा और इतना जबरदस्त पुल था कि गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास जाके रुकी। मैं गया वहां के पुजारी से पूछा कि यहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं? कहते सत्संग होते हैं, यहाँ पे एक बेसमेंट में हॉल है, बट ग्राउंड फ्लोर पे भी एक हॉल है, बट आजकल कोविड है, आपको पता है कोविड चल रहा है, दैट वाज ए कोविड फर्स्ट वेव के पीरियड का था, उसके बाद की। तो आजकल सत्संग बंद है। तो मैंने पूछा कि अब अगला सत्संग कब होगा, यहाँ पे कब आ सकते हैं? कहते कोई पता नहीं कब सत्संग होगा, कोविड के बाद ही शायद होंगे। तो जैसे ही मैं चलने लगा, मैंने पूछा किसी संगत का नंबर दे सकते हैं, कोई जो गुरु जी के बारे में जानता हो, कुछ हमें बता सके। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे गुरु जी का छोटा सा रूम है, आप वहां देख लीजिए कि शायद वहां पे आपको कुछ मिल जाए। तो मैं वहां गया, तो मंदिर का दरवाजा खुला था, तो वहां गुरु महाराज के स्वरूप देखा, और जैसे ही मैंने मत्था टेका, संगत जी मेरे अश्रु धारा वहां पे रुकी नहीं, मैं फूट फूट कर रोया, पता नहीं क्यों रोया, मेरे को भी खुद नहीं पता था।
मेरी अब समझ में आता है कि दैट वाज अ क्लींजिंग ऑफ माय सोल। तो उसके बाद वहां पे मंदिर के बिल्कुल इमीडिएट बाहर एक छोटा सा बरामदा है। तो मैंने कहा, वहां पे झाड़ू पड़ा हुआ था, मैं कहा चलो अब आया हूँ तो सेवा कर लेता हूँ। तो इनफैक्ट वो फ्लोर क्लीन था, बट एक मन में था कि जबरदस्ती सेवा कर रहा था। तो जैसे ही मैंने झाड़ू उठाया और सेवा करनी शुरू की, तो संगत जी वहां पे जो डस्ट की जो लेयर्स हैं इतनी ज्यादा आ गई कि मैं परेशान हो गया और हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। मैंने थोड़ा वेट किया, फिर दोबारा मैंने सोचा करता हूँ। तो फिर लेयर्स की लेयर डस्ट की ऊपर होनी शुरू हो गई, और मैं थोड़ा घबरा भी गया कि ये क्या हो रहा है। तो वो गुरु महाराज का एक इंडिकेशन था कि जबरदस्ती सेवा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जबरदस्ती सेवा करते हो तो वो मैं सेवा कर भी नहीं सकता था, इतनी डस्ट। और देखने में नेकेड आई से देखते हैं तो फ्लोर बिल्कुल क्लीन था। तो उसके बाद वहां पे मंदिर में प्रसाद पड़ा हुआ था, बट वहां पे प्रसाद देने वाला कोई नहीं था, शबद गुरबानी चल रही थी, मैं अकेला ही था वहां पे। तो 10-15 मिनट बैठा, उसके बाद मैं क्या चलता हूँ। तो जब मैं चलने लगा तो वहां पे एक पुरानी प्लेट, वहां पे कभी सत्संग हुआ होगा, तो बिन बैग से वो प्लेट नीचे गिर गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको उठा के रख देता हूँ, ये बिन बैग में नीचे गिरी हुई है। तो जैसे ही मैंने बिन बैग में वो प्लेट रखी तो वहां पे एक टॉफी प्रसाद गिरा उसमें से। संगत जी जनरली क्या होता है कि हम अगर कोई नई संगत भी है, अगर हम प्रसाद पूरा नहीं खाते तो एटलीस्ट प्रसाद तो खा लेते हैं, बट जनरली टॉफी तो अगर ना भी खाएं तो टॉफी अपनी पॉकेट में घर लेके चले जाते हैं जनरली। ये टेंडेंसी है। तो अब मेरे को पता चलता है कि वो गुरु महाराज ने ही प्रसाद दिया था, तो वो प्रसाद मेरे को गुरु महाराज से वहां से, तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने बड़ी जल्दी ही, जब डुगरी मंदिर पहली बार खुला, शायद जनवरी का महीना था, तो 2-3 महीने बाद ही गुरु महाराज ने सेवा भी दे दी डुगरी मंदिर में, जो कि अब भी चल रही है। गुरु महाराज की कृपा से करने कराने वाले वही हैं। और फिर 3-4 बार कंटिन्यूअसली बड़े मंदिर बना बुला लिया। बड़े मंदिर भी कोविड के बाद ई पास के थ्रू खुला, तो लकली ई पास से हमें मिल भी जाते थे परमिशन विजिट करने की। तो ऐसे जर्नी चलती रही। उसके बाद बड़ी जल्दी ही हमारे घर में 1-1.5 महीने बाद ही सत्संग भी हो गया था। और सत्संग में एक हमारे जो नेबर हैं, उनकी छोटी बेटी है, शी इज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, एनआरआईज हैं। तो उसको सिर्फ उसके लिए भगवान जीसस थे। तो गुरु महाराज ने जीसस के रूप में, क्राइस्ट के रूप में उनको दर्शन दिए, छोटी बच्ची को। हार्डली वो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी उस टाइम। और वो अगर रूम में जाए वहां पे भी जीसस, किचन में जाए वहां पे भी जीसस। तो उन्होंने अपनी मदर को भी बोला, तो उनको लगा कि शायद बच्चे को ना, ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी है तो इसको जीसस वैसे ही हो रहा होगा। जबकि वो गुरु महाराज ने हमें प्रूव करने के लिए किया था कि मैं सत्संग में आया हूँ। इसके बाद गुरु महाराज ने दूसरे सत्संगों में भी सेवा दी। और लंगर प्रसाद करके गुरु महाराज अंदर से पूरा भांडा क्लीन करते रहे, और आत्मा का गुरु महाराज ने निखार करना शुरू कर दिया। अभी जनवरी फरवरी की बात है संगत जी, जैसे जनरली हम जुड़ते हैं सारे, इनिशियल जो जर्नी होती है वो मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए होती है। तो ऑलरेडी गुरु महाराज की पूरी कृपा थी, बट फिर भी एक मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं। तो हमेशा ज्यादातर दिमाग में यही रहता है कैरियर के बारे में, या सेविंग्स को कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इन्हीं में थोड़ा एक हर कोई उलझा रहता है। तो मैं भी उसी में ही, उसी फ्लो में बहता था। तो और भगवान का इतना था कि गुरु ग्रंथ साहब में विश्वास था। यहाँ पे एक पंचकूला में नाडा साहब गुरुद्वारा है, तो जब जब भगवान से कुछ चाहिए होता था तो वहां जाके सेवा कर लेता था, मत्था टांग मांग लेता था, मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए जाते थे और वो पूरी भी हो जाती थी। चाहे वो जॉब हो, चाहे प्रमोशन हो, सब वहां से मिलते रही। बट यहाँ पे जुड़ने के बाद इमीडिएटली ही मेरे को एक प्रॉपर्टी के उसमें, बेसिकली इट इज नाउ आई रियलाइज इट इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, बट उस समय मेरे को लगा कि मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो एक प्रॉपर्टी मैटर में कुछ लीगल इशू कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। तो मेरा एक हैवी फाइनेंशियल लॉस हो गया, जो कि ऑफ कोर्स 2-3 साल के बाद गुरु महाराज ने उसका मल्टी फोल्ड करके मेरे पास लैंड एक्वायर हो गई थी, कंपनसेशन आया। बट उस टाइम पे मेरे को एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि गुरु महाराज के मैंने सत्संग सुने हुए थे कि सबको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है और मेरा लॉस हो गया, जबकि उसमें मेरी गलती नहीं थी उस मैटर में। इसके बाद मैं बैंक में सर्विस करता हूँ, तो मेरा सीनियर पोजीशंस के लिए प्रमोशन ड्यू था। और एज पर माई परफॉर्मेंस और बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से
आई वॉज डिजर्विंग वेरी वेल फॉर द प्रमोशन, और मैंने अच्छी प्रेपरेशन भी की थी प्रमोशन के लिए, और इनिशियल सारे स्क्रीनिंग हो गई, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में, और गुरु महाराज ने मेरे को कुछ सत्संग भी अटेंड करवाए थे, और उनके घर में सत्संग करवाए थे कि उनको प्रमोशन का कोई चांस नहीं था, बट एकदम प्रमोशन मिल गई थी। तो जब फाइनल रिजल्ट आया संगत जी, ना तो मेरे को प्रमोशन मिली, मतलब मेन लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं था और वेटिंग लिस्ट में नहीं था, तो काफी अपसेट हुआ, और उस दिन घर में सत्संग भी रखा हुआ था, तो काफी फील हुआ। बट एनीवे गुरु महाराज ने बहुत जल्दी संभाल लिया, और बाद में मेरे को पता चला कि गुरु महाराज ने मेरे को असली प्रमोशन दे दिया, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देके, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ा। शुरू शुरू में मेरे मन में आया कि गुरु महाराज, मेरा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है और प्रमोशन भी नहीं मिली, तो मतलब आप मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि संगत के सत्संग सुनते थे। तो तब बाद में पता चला कि नहीं, गुरु महाराज ने मेरे को स्ट्रेट वे स्पिरिचुअल ट्रैक पे डाल दिया, और ये जो चीजें थी ये इन्होंने श्रेड करनी शुरू कर दी। उसके बाद जैसे जैसे यूट्यूब में सत्संग सुनता गया, तो सबसे जो ज्यादा मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, गुरु महाराज ने जो कृपा की, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सुखी आंटी का सत्संग जब सुना मैंने, तो उसमें गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए। तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरे को गुरु महाराज की डिविनिटी के बारे में पता चला। अभी तक तो सिर्फ हेल्थ वेल्थ और ये वाले सत्संग ही, इन्हीं में ही ज्यादा इंक्लाइंड था। तो उसके बाद उषा सिंह आंटी के सत्संग सुने कि शिव भगवान के दर्शन हुए, और सोनिया मल्होत्रा आंटी, और सारे मतलब, और बाकी नरेंद्र धारण अंकल, और बहुत सारी पुरानी संगत के, कुकी मरवा आंटी का गुरु महाराज के पैरों में पद्म थे, ये सत्संग जब सुने, तो गुरु महाराज ने मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी पे, स्पिरिचुअल ट्रैक पे डाल दिया। और ड्रीम, लोगों के जैसे ड्रीम दर्शन में आते थे, तो गुरु महाराज ने मेरे को ड्रीम में भी दर्शन दिए। फर्स्ट टाइम जब ड्रीम दर्शन हुए, तो गुरु महाराज ग्रीन कलर के चोले में थे, और उन्होंने मेरी तरफ, और उनका जो स्किन का कलर था वो ब्लूइश था, और एकदम एक टनल से मेरे को ले गए, और वो बड़ा एक छोटा सा, इतना ही ड्रीम दर्शन था। आंटी ने मेरे को सुबह ऑफिस के लिए उठा दिया। सेकेंड टाइम जब ड्रीम दर्शन आया, तो उसमें एक हिल टॉप पे गुरु महाराज वाइट चोले में थे, और मेरे मुंह से एकदम उनको देख के निकला गुरु जी। तो मैंने सोचा कि गुरु महाराज के चरणों में फूल लेके जाता हूँ। तो वहां पे एक ट्री के ऊपर बहुत बड़ा फूल मेरे को, बहुत बड़े साइज का था। तो जस्ट लाइक ए मंकी, मैं वो ट्री पे क्रॉल कर गया, और जैसे ही मैं ट्री से नीचे उतरा फूल लेके, तो आंटी ने फिर मेरे को उठा दिया। ये दूसरे उसके ड्रीम दर्शन है, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो मन में इच्छा थी कि गुरु महाराज के चरणों को छूना है। तीसरी बार का ड्रीम दर्शन बड़ा ही इमोशनल ड्रीम दर्शन है संगत जी। गुरु महाराज रिक्शा चला रहे हैं, और मैं रिक्शा पे बैठा हूँ, और मेरे लेफ्ट राइट में दो लोग बैठे हैं, उनका फेस मेरे को पता नहीं वो कौन लोग हैं। तो एक नॉर्मल सड़क से एक ऊपर सड़क आ गई, जहां पे कि ऊपर अराउंड 25-30 डिग्री पे क्लाइंब करना था। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, मैं कि गुरु महाराज जी उतरा? कहने नहीं नहीं, बैठे रह, कोई उतरन की लोड़ नहीं, मैं चला लांगा। तो फिर मेरे मन में आया, मैं कि ये तो भगवान है, इनका कौन सा जोर लगना है, जोर तो हम जैसे लोगों को लगता है। देखो मेरी सोच मतलब कैसी थी। तो गुरु महाराज जब ऊपर रिक्शा लेके गए, तो बाद में मेरी वाइफ का फोन आता है, ये ड्रीम दर्शन में ही है, कि आप कहाँ पे हो। मैंने बोला मैं गुरु महाराज के साथ पिकनिक मना के आया हूँ, हम लोग मैसूर गए थे, और अभी हम एक पार्क में बैठे हैं। तो गुरु महाराज एक चेयर पे बैठे थे, मैं उनके पास खड़ा था। तो आंटी मेरे को ड्रीम दर्शन में कहती, फोन में ही, कि गुरु महाराज तो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं, आपके साथ अब कैसे गुरु महाराज हैं। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो साक्षात भगवान मेरे सामने बैठे हैं। मैंने उनको मत्था टेका, उनके पैरों को छुआ, और गुरु महाराज ने मेरे को अपनी गोदी में ले लिया, और अपने मतलब झोली में ऐसे पकड़ के मेरे को बहुत सारा प्यार किया। तो वो मेरे हुए। बट बाद में जब मैं सुबह आंटी ने उठाया, और उस ड्रीम दर्शन के बाद मैं रोया भी, कि होना तो ये चाहिए था कि मेरा गुरु रिक्शे पे बैठा होता और मैं रिक्शा चलाता। बट पता नहीं अब ये इसका क्या मीनिंग है। बाद में कुछ लोगों ने, जैसे मैंने शेयर किया, तो उन्होंने, मेरी आंटी ने मेरे को तसल्ली दी कि आप चिंता मत करो, आपकी इसका मैसेज यही निकलता है कि आपकी जो जिंदगी की गाड़ी है वो गुरु महाराज चला रहे हैं। जबकि
बहुत मेरे को इस बात का अफसोस भी हुआ कि मेरे को रिक्शा चलाना चाहिए था, ऐसा ड्रीम आना चाहिए था कि गुरु महाराज पीछे बैठे और मैं चलाऊं। तो ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। और जो मेन फर्दर जो लाइफ में जो मेरी सोल की जो क्लींजिंग स्टार्ट गुरु महाराज ने कराई, वो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़वा के, जैसे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, हिमालयन मास्टर, लाइट ऑफ डिविनिटी के कुछ चैप्टर्स, और देन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये पढ़ के मतलब काफी मेरे को स्पिरिचुअल उसमें गुरु महाराज एलिवेट करते रहे। और उसके बाद शिव पुराण गुरु महाराज ने पढ़वाया सोनिया मल्होत्रा आंटी की आवाज में। और शिव पुराण पढ़ने के बाद पता लगा, पहले मैं सोचता था कि शायद हमने सरेंडर कर दिया, बट तब पता चला कि सरेंडरेंस ये नहीं है। जहां पे जैसे कि शिव पुराण में लिखा है, जब आपकी वो स्टेज आ जाती है जहां पे आपको लाभ हानि, राग द्वेष, सुख दुख, जय पराजय सब एक जैसे हो, उस अवस्था में जब एक योगी या साधक पहुंच जाता है, तब सरेंडरेंस कहते हैं। तो संगत जी, सरेंडरेंस वर्ड बड़ा बोलना इजी है, बट तभी जर्नी बहुत लंबी है। ये कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं। बाकी गुरु महाराज की कृपा है कि वो कभी कभी फास्ट ट्रैक में भी डाल देते हैं। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और शिव पुराण पढ़ने के बाद गुरु महाराज ने ये भी बताया कि गुरु और शिष्य का कैसे रिलेशन होता है, गुरु महिमा के बारे में, गुरु भक्ति के बारे में बड़ी डीप नॉलेज दी गुरु महाराज ने। और उसके बाद गुरु महाराज ने अपने वचनों पे, पहले भी चल रहा था बट थोड़ा फास्ट चलाना शुरू कर दिया, अच्छी तरह चलाना शुरू कर दिया। समझ आ गया कि हमारे गुरु क्या हैं और हमें क्या करना है, लाइफ कैसे है, डेली लाइफ कैसे करनी है, और कैसे हम क्यों बॉर्न हुए हैं, और हमारा बर्थ लेने का मकसद क्या है, ये हमें जो मानुष मिला है वो क्यों मिला है। इस तरह गुरु महाराज समझाते रहे। और फिर जैसे ही शिव पुराण, जिन दिनों में मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, तो मेरे को याद आया कि जब मैं एयरफोर्स में या बैंक में भी सर्विस कर रहा था, साउथ इंडिया में मेरी काफी पोस्टिंग रही है, ज्यादातर टेन्योर मेरा वहीं पे रहा है। तो वहां पे मैंने काफी शिव मंदिर विजिट किए हैं, गोकर्णा टेम्पल और तो कुछ मंदिर ऐसे थे कि मैंने विजिट तो किए थे क्योंकि मेरी श्रद्धा गुरु ग्रंथ साहब में थी। बचपन से हम गुरुद्वारे जाते थे, मंदिर में बहुत कम गया था। मैरिज के बाद ही वाइफ मानते हैं माता रानी को, तो मंदिर में जाता था। तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने एक तो मंदिर विजिट किए हैं, वो विष्णु जी के मंदिर थे या शिव भगवान के मंदिर थे। तो मैंने थोड़ा दिमाग पे जोर देना शुरू किया। तो अगले दिन ही मेरे एचआर डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आता है, कहता है सर आपकी, और मैंने उस टाइम रात को सोते हुए सोचा था, वाइफ से डिस्कस किया कि जब भी साउथ गए ना तो आप लॉर्ड शिवा के टेम्पल जरूर विजिट करेंगे। हम मैंगलोर में भी थे, वहाँ कद्री टेम्पल था लॉर्ड शिवा का। तो जब भी कभी साउथ गया ऑफिशियल ट्रिप से या पर्सनल कभी घूमने के लिए गए, तो शिवा टेम्पल जरूर विजिट करने हैं। एक मन में शिव भगवान के लिए प्यास पैदा हो गई थी। तो अगले दिन ही एचआर डिपार्टमेंट से ऑफिसर आता है, कहता है सर एक बेंगलोर की ट्रेनिंग आई है और आपका नॉमिनेशन कर रहे हैं, बॉस ने आपका बोला है। तो मैंने बोला कर दीजिए। अंदर ही अंदर तो मेरे मन में खुशी थी कि गुरु महाराज ने, रात को ही तो मैं बोल रहा था और अभी ट्रेनिंग आ गई। तो 1 वीक 10 डेज के बाद मैं बेंगलोर गया। तो इट वाज ओनली 1 डे ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग थी वो मेरे फील्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी। आई एम सरप्राइज कि मेरा उस ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेशन कैसे हो गया। That training was no way concerned to my department which I am handling. Anyway, मैं वहां पे, फ्लाइट थोड़ा लेट हो गई, रात को पहुंचा। तो उस टाइम से तो सारे शिव टेम्पल जो थे बंद हो गए थे। तो नेट पे मैंने पहले देख लिया था, बट सारे टेम्पल्स दूर थे। तो काफी, बेंगलोर में ट्रैफिक काफी होती है, 1-2 घंटे लग जाते हैं कहीं पे भी पहुंचना हो। तो अगले दिन मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उठा, और वहां पे जो लोकल स्टाफ था, सिक्योरिटी गार्ड से, उनसे पूछा कि कोई आसपास शिवा टेम्पल है। तो वो कहते कोई बड़ा टेम्पल तो नहीं है कोई हिस्टोरिकल, तो नजदीक एक छोटा सा टेम्पल है, वहां पे आप चले जाओ। जब मैंने उस टेम्पल में मत्था टेका, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्पल, एनीवे भगवान तो भगवान होते हैं, बट ऑर्डिनरी टेम्पल था। तो उस ऑर्डिनरी टेम्पल में मत्था टेकने के बाद मेरे को तसल्ली नहीं हुई कि गुरु महाराज ने मेरे को, शिव लॉर्ड शिवा ने बेंगलोर में बुलाया भी है और कोई शिवा टेम्पल में कोई दर्शन नहीं हुए। मतलब ये तो बड़ा ऑर्डिनरी टेम्पल था, जैसे आम होते हैं गली मोहल्ले में, बहुत छोटा था। तो
वहां पे मैंने पुजारी से पूछा कि कोई और टेम्पल है, कहते नहीं। तो वहां पे एक डिवोटी था जो दर्शन करके बाहर जा रहा था, अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने पूछा कि शायद हो सकता है पुजारी जी को ना पता हो, डिवोटी को पता होगा। तो डिवोटी से पूछा, कहते शिवा टेम्पल नहीं है, बट वो सामने उन्होंने एक पहाड़ी दिखाई, उस पहाड़ी के बाहर पहाड़ी के उस तरफ एक लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है, और स्वयंभू। वो कन्नड़ा में बात कर रहा था, थोड़ी थोड़ी कन्नड़ा मेरे को आती थी, बट इतना समझ नहीं पाया। बट स्वयंभू वर्ड मेरे दिमाग में लग गया कि स्वयंभू मीन्स अपने आप से, जहाँ पे कोई प्रकट होते हैं। तो मैंने बोला अब तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मैंने जो हनुमान जी का पढ़ा था कि हनुमान जी भी लॉर्ड शिवा के अवतार हैं। तो वहां पे बाहर ही जो भी प्रसाद वगैरह, अगरबत्ती, धूप और कपूर और नारियल और फ्लावर्स वगैरह जो भी टोकरी मिलती है वहां पे मैंने लिया। तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है, किस मंदिर के लिए। तो मैंने बोला मैंने वो वहां पे हनुमान जी के टेम्पल पे जाना है, आंजनेय टेम्पल। तो कहते अभी तो वहां जाने का टाइम नहीं है, कोई होता नहीं वहां पे, वो मंदिर बंद पड़ा है, और रास्ते में जंगली हाथी आते हैं, 2-3 किलोमीटर का जंगल है, आप मत जाइए, रिस्की है। तो मैं एक बार डावाडोल हो गया, फिर मैंने सोचा शायद ये परीक्षा की घड़ी है, लेट मी गो। बट उन्होंने एक मेरे को इंडिकेशन दे दिया था कि अगर आप रास्ता भूल जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोल जो वायर्स हैं उसको देख के चला जाना। तो वही बात हुई, रास्ते में थोड़ा रास्ते का कंफ्यूजन हुआ, बट मैं इलेक्ट्रिक पोल को संगत जी करते करते वहां पहुंच गया। रास्ते में कोई हाथी नहीं आया, कोई शेर नहीं आया, कोई कुछ नहीं। वहां जाके मैंने पूजा पाठ किया, वापस आ गया। तो ऐसे गुरु महाराज ने, और वहां पे जो फोटोग्राफ्स लगी हुई थी वो कुछ योगीज और जो आदि शंकराचार्य और दूसरे अपने महाकार बाबा जी और इनके जो स्पिरिचुअल फील्ड में है, उनको नॉलेज होगी, उनकी वहां पे फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। और कुछ ऐसे योगीज की फोटोज थी जो कि मैंने 1-2 दिन पहले ही यूट्यूब पे देखी थी, और मेरा उनके लिए काफी रिस्पेक्ट आ गई थी मन में। तो ऐसे गुरु महाराज ने वो इंडिकेशन दिया कि चारों तरफ मैं ही हूँ, जो भी है मैं ही कर रहा हूँ। तो संगत जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के बाद तो मेरे को एक मन में शौक हुआ कि गुरु महाराज तो चला छोड़ चुके हैं, सभी की लाइफ में कोई ना कोई गुरु साक्षात आते हैं फिजिकल फॉर्म में। भले ही गुरु महाराज हैं, बिल्कुल सुप्रीम पावर है, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, यूनिवर्स के मालिक हैं, बट फिर भी एक फिजिकल फॉर्म में गुरु का होना जरूरी है। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के बाद मेरे मन में क्रिया योग के बारे में इंटरेस्ट आया कि क्रिया योग में उसमें बताया गया है कि आप जब क्रिया योग करते हैं तो जो स्पिरिचुअल जर्नी आपने हजारों सालों में करनी होती है वो कुछ ही सालों में हो जाती है, जो आप कई जन्मों में करते हो वो एक ही जन्म में हो जाता है सारा। तो मैंने अपने आप को क्रिया योग की दीक्षा के लिए कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है योगदा सत्संग सोसाइटी रांची में, उनमें एनरोल किया, और मेरे पास स्टडी मटेरियल भी आ गया। बट उस मटेरियल को पढ़ के थोड़ा वो हुआ, मुश्किल लग रहा था कि अपने आप सारा करना, तो एक गुरु होना चाहिए। तो अभी लास्ट मंथ ही संगत जी मेरी हैदराबाद ट्रेनिंग आई, और बस दिमाग में फिर वो इसी ट्रेनिंग में था कि लॉर्ड शिवा के टेम्पल जाना है, बट वहां पे कोई आसपास टेम्पल नहीं था। तो मैं वहीं ट्रेनिंग सेंटर में ही 2 दिन रुका, किसी मंदिर में नहीं गया। बट सुबह योगा क्लासेस अटेंड करता था वहां पे, जो ट्रेनिंग सेंटर में एक नॉर्मल होता है सेशन क्लास से पहले। तो वहां पे जब मैंने सेशन अटेंड कर लिया तो जो योगा गुरु सिखाते हैं उनसे थोड़ी बात हुई, कोई शिवा टेम्पल है यहाँ पे या कोई और महापुरुष है, कोई ऐसा कोई फेमस, मैं इतनी दूर से आया हूँ। मेरे को पता था कि गुरु महाराज ने बुलाया है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे को डिवाइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जरूर होंगे। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा कोई मंदिर नहीं है, कोई वो नहीं है, मेरे गुरु हैं, मैं उनसे मिला देता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कि कुछ ना से तो अच्छा किसी भी गुरु से मिल लेते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, मेरे को नहीं पता था मैं किन गुरु से मिलने जा रहा हूँ। तो शाम को टाइम फिक्स हुआ, उन्होंने फोन पे अपने गुरु महाराज से बात की, और शाम को 7-7:30 बजे मैं गया वहां पे। तो मैंने उनको मत्था टेका। तो उनके रूम में महाअवतार बाबा जी का स्वरूप लगा हुआ था, और दत्तात्रेय जी का, भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप लगा हुआ। जब तक मैंने मत्था टेका मेरे को बिल्कुल भी उनकी ना बैकग्राउंड पता थी, ना नाम पता था, या वो कौन थे। तो तो उन्हें, उनका पहला क्वेश्चन था कि आप किस लिए आए हो।
मैंने बोला एज यूजुअल, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं। कहते मैं तो सभी को ब्लेस कर देता हूँ जो भी मेरे पास आता है, आपको क्या चाहिए। संगत जी मैं चुप हो गया, मेरे को उन गुरु महाराज के बारे में पता ही नहीं, तो मैं मांगता भी क्या मांगता। तो मैंने बोला नहीं जी, मेरे को बस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए, यही वर्ड शायद निकला मेरे मुंह से। तो उन्होंने मेरे को बोला आपका स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो है, बट यू शुड बी इन ट्रस्ट। तो वहां पे मेरे को मैसेज मिला कि मेरा गुरु पूर्ण है, बट मैं फिर भी डावाडोल हो रहा हूँ, इधर उधर जाता रहता हूँ। मेरे को बचपन से शौक है संत महात्माओं से मिलने का, बट फिर भी गुरु महाराज ने, जहां तक मेरे को समझ आई, कि गुरु महाराज ने कभी मना नहीं किया कि किसी भी संत महात्मा से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमें योगा सीखना है तो योगा गुरु के पास जाना पड़ेगा, अगर कुछ और सब्जेक्ट साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे संत महात्माओं से मिलना चाहिए। तो बाद में जब उन्होंने, कहते कि आप अभी तक आपकी क्या जर्नी रही, ब्रीफ में पूछा, तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं। तो श्री एम को भी मैं सुनता था यूट्यूब पे। तो तो उन्होंने बताया कि ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी में जो आपने पढ़ा है, एक बाग बाबा थे, तो उनके जो फर्दर उनकी लीनेज में जो डिसाइपल हैं, उनके वो आगे डिसाइपल हैं। तो वो महाअवतार बाबा जी से वो कनेक्टेड थे। तो उनके फादर और ग्रैंड फादर भी वो महाअवतार बाबा जी के उन्होंने दर्शन किए हुए हैं और क्रिया योग की दीक्षा ली हुई है। तो मेरा जो वो सपना था, वो जो एक मन में होता है कि एक गुरु मिले, जो कि ऑटोबायोग्राफी योगी में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा एक मन में प्रबल इच्छा होती है कि मिले। तो क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो गुरु अपने आप लाइफ में प्रवेश कर जाता है। तो उन्होंने संगत जी मेरे को मेरे फोर हेड पे, यहाँ पे जहाँ पे आज्ञा चक्कर होता है वहां पे कुछ किया, और फिर यहाँ पे टॉप पे मेरे को आशीर्वाद दिया। यहाँ पे उन्होंने अपना हाथ रखा और कुछ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दी, और साथ में एक फ्रूट दिया। तो ये भी बोला कि फ्रूट जाना अकेले में, मतलब इसको घर जाके खाना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये एक साधक की जिंदगी में, वो मेरे को पता है वो गुरु महाराज ने ही कराया है, सब गुरु महाराज ने ही उनको भेजा है, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये जिंदगी में ब्लेसिंग्स जो मेरा मानना है, ये सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि ये ब्लेसिंग्स यहाँ पे भी रहेंगी और ये ब्लेसिंग्स आगे तक भी जाती है।